हेलो प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अमेजिंग प्लेटफॉर्म डिजायर पॉइंट पर। बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं आपके क्लास 11th की केमिस्ट्री के सबसे पहले चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि जिसको हम लोग जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के नाम से। ठीक है बेटा, यह चैप्टर आपकी केमिस्ट्री को बूस्ट करने वाला चैप्टर है। आपकी केमिस्ट्री में हर एक टॉपिक में इन्वॉल्व होने वाला चैप्टर है। आप बिना मोल कॉन्सेप्ट पढ़े आप केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर पे मूव नहीं कर सकते हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि आप केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन देखते हो, किसी भी एटम की बात करते हो, किसी भी मॉलिक्यूल की बात करते हो, उनका जो मेजरमेंट होता है वो सब मोल में होता है। और मोल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स आएंगे उनसे होता है, यानी कि उनका जो यूनिट होगा बेटा मेनली मोल होगा। और मोल से रिलेटेड जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स बनते हैं वो सब पे डिपेंड करता है बेटा। इसलिए ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है ना? तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए। डिजायर पॉइंट ऐप पर आप बैच ले सकते हैं, आपको लेना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव करो, या फिर आप आगे भी उस बोर्ड के बाद जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सभी में आप एक अच्छे मार्क्स को अचीव कर सको, अच्छे लेवल तक आ सको, तो आपको अभी से ही मेहनत करने की जरूरत है। ये टाइम है मेहनत करने की। 11 से ही मेहनत करना पड़ता है बेटा। आप ये मत सोचिए कि हमने हाई स्कूल का एग्जाम दिया था उसके बाद 11th में आए हैं तो 11th में जो है हम थोड़ा मस्ती करते हैं, है ना, थोड़ा सा चिल करते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि आप बोर्ड के एग्जाम में मान लीजिए कि आप जब सीरियस होते हो 12th को लेकर के बोर्ड के एग्जाम के लिए, लेकिन क्या सिर्फ बोर्ड तक ही आपको सीमित रहना है? नहीं बेटा, आपको बोर्ड के आगे भी आपको किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम जितने भी आपके होते हैं उन सब के लिए, उन सब में आपके 11th और 12th के ही सिलेबस आते हैं। तो आपको अभी से ही मेहनत करना है। अभी आप 11th में है तो आपको अभी से जुटना है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा पीछे छूट जाएंगे। क्योंकि समय के साथ अगर हम मेहनत कर ले जाते हैं तो हम उसका जो सक्सेस होता है, उसका इंजॉय, उसका जो मज़ा आता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। मतलब एक जो उम्र होती है उस टाइम पे अगर आप कभी सक्सेस पा जाओ तो आपका मतलब ये लगता है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन जब उम्र ढल जाती है, उम्र के बाद अगर हमें कुछ चीज़ें सक्सेस मिलता है, जो हमारा डिजायर होता है, हमारा जो ड्रीम होता है, उस टाइम पे क्या होगा बेटा, उस टाइम पे अगर आपको मिल भी जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आप अभी से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है बेटा, हम बात कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। बिना टाइम डिले किए हुए हम चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आप लोग को हम कंटेंट अच्छे से डिलीवर कर पाए। ठीक है बेटा, चलिए। ठीक ठीक, पेन को यूज करते हैं। बात करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। सबसे पहले हमें ये डील करना होगा बेटा कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, समझना है। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद वो सारे टॉपिक को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं बेटा। सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर में बात करें थोड़ा सा, सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, सबसे पहले हमें देखना होगा इस चैप्टर में एटॉमिक मास को। आप लोग एटम के ऊपर जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसको न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से देखते हो। चलिए पहले लिख देते हैं टॉपिक सभी। हम लोग बात करेंगे बेटा सबसे पहले एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में बात करेंगे। और क्या बात करेंगे बेटा, एटॉमिक मास हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम लोग बात करेंगे बेटा सब पार्टिकल्स की। जैसे कि हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करते हैं, कैसे हम इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करें। सबसे पहले हम प्रोटॉन की बात कर लेंगे बेटा, फिर उसके बाद हम किसी भी एटम में न्यूट्रॉन की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। ठीक है मुन्ना? ओके, सुनाई तो दे रहा होगा बेटा आप सभी को? ठीक, तो ये सारी चर्चा हम करेंगे जब हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे बेटा सेकेंड टॉपिक पे। कलर रेड ही रखते हैं, रेड दिखाई दे रहा है आप लोग को बेटा? मुझे लगता है बहुत कम विजिबल है, दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। ठीक, वाइट, वाइट से
सेकंड नंबर पे हम लोग बात करेंगे बेटा मोल की। मोल क्या होता है, किस तरह से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकल्स को मोल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें हम इस टॉपिक में करेंगे। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हम लोग थर्ड टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। थर्ड टॉपिक पे हमें देखना होगा मोल से रिलेटेड जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं उसकी बात करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स की हम लोग बात करेंगे बेटा। कंसंट्रेशन टर्म्स के बाद हम लोग मूव कर जाएंगे फोर्थ टॉपिक पर। फोर्थ टॉपिक पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्टोइशियोमेट्री की। स्टोइशियोमेट्री की। फिर स्टोइशियोमेट्री के बाद हम लोग बात करेंगे बेटा, स्टोइशियोमेट्री के बाद हम लोग बात करेंगे फिफ्थ टॉपिक। फिफ्थ टॉपिक पे जब हम मूव करेंगे, दिखाई दे रहा है ना, फिफ्थ टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे बेटा स्टोइशियोमेट्री के बाद लिमिटिंग रिएजेंट। तो नहीं आ गया यार, लिमिटिंग रिएजेंट की बात करेंगे बेटा। और सिक्स्थ टॉपिक में हम लोग मूव कर जाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ने के बाद इंपायरिकल फार्मूला। और सेवेंथ टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर उसके बाद हम लोग एट्थ टॉपिक पे जब मूव करेंगे, एट्थ टॉपिक पे हमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमें पढ़ना होगा। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ओके बेटा। फिर से एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एटम से रिलेटेड जितनी भी बातें आएंगी, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी बातें हम लोग करेंगे फर्स्ट टॉपिक में। फिर सेकंड नंबर पे हम लोग मूव करेंगे मोल पर। मोल किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, या फिर सबसे पहले हम बात करेंगे मोल होता क्या है। ठीक है बेटा। और किस तरह से हम पार्टिकल के लिए, किसी भी मैटर के लिए मोल का यूनिट किस तरह से अप्लाईकेबल कर सकते हैं उसमें। ठीक। फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे बेटा कंसेंट्रेशन टर्म्स पे। हाँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंसेंट्रेशन टर्म्स की। कंसेंट्रेशन टर्म्स की जब हम बात कर रहे होंगे तो आप लोगों ने शायद अगर कभी पढ़ा हो, या फिर आप लोग हाई स्कूल में भी आप लोग के केमिस्ट्री में कुछ वर्ड यूज किए जाते थे, मोलारिटी वगैरह ये। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, ज़्यादा हौच पौच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी ध्यान से सुनिए। मैं अगर कंसेंट्रेशन टर्म्स की बात करता हूँ, कंसेंट्रेशन टर्म्स का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी मटेरियल को ये देखना है कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, है ना। आपको एक फिक्स अमाउंट में मटेरियल दे दिया गया, उस फिक्स अमाउंट के मटेरियल में आपको देखना होगा कि आपका जो स्पेसिफिक आपने जिसको फाइंड आउट करना है, किसी भी मटेरियल को फाइंड आउट करना है, उसमें से ये फलाने वाला मॉलिक्यूल कितना है, ये हम देखते हैं मोल में। और उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स आएंगे मोल से, उसी को बोलते हैं कंसेंट्रेशन। मोल से जितने भी रिलेटेड टर्म्स आएंगे, जितनी भी बातें हम लोग करेंगे, उन सभी को बोलते हैं कंसेंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। जैसे हम बात करते हैं बेटा मोलैरिटी की बात करते हैं, मोलैलिटी की बात करते हैं, नॉर्मेलिटी की बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं हम इसमें, वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं, मास परसेंटेज की बात करते हैं, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें हम बात कर रहे होते हैं कंसेंट्रेशन टर्म्स में। अभी तो मैंने आप लोग को बताया कि हमें कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने हैं। उसके बाद हम अब मूव करने जा रहे हैं वन बाय वन सारे टॉपिक। ठीक है, ओके बेटा। साइड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देना बेटा, पहले सबसे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले पहले सबसे बात करने जा रहे हैं एटॉमिक मास एंड नंबर की बात करें बेटा, एटॉमिक मास एंड नंबर की बात करते हैं। आप अगर देख पाओ किसी भी एटम को, अगर मैं एक्स मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ बेटा, एक्स। कोई भी मटेरियल है उसका एटम है एक्स, तो जो उसके यहाँ पे लोअर साइड पे नंबर लिखे रहते हैं, यहाँ जो नंबर लिखा रहता है उसको मैंने जेड से रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो जेड मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, ये जो यहाँ पे लिखा जाता है नंबर,
इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और जो इसके ऊपर लिखा जाएगा सुपर स्क्रिप्ट होता है, ये लोअर स्क्रिप्ट है, ये सुपर स्क्रिप्ट है। सुपर स्क्रिप्ट जो होता है बेटा वो होता है एटॉमिक मास, ठीक है। लोअर स्क्रिप्ट जो होता है बेटा वो होता है एटॉमिक नंबर, सुपर पे जो होता है ऊपर, हाँ, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। बात समझ में आ रही? मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि अच्छे से समझ जाओ। ये है बेटा हमारा एटॉमिक नंबर। इस एटम के लिए जो नीचे लिखा जाता है नंबर वो एटॉमिक नंबर होता है, और ये जो ऊपर लिखा जाता है ये होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या इसी को एटॉमिक वेट भी बोलते हैं, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि हमें दिया गया है, क्या दिया है, हमें दे रखा है कुछ, तो हमें ऑक्सीजन दे रखा है, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन के लिए अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, लोअर स्क्रिप्ट कहा जाता है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो होता है बेटा ये 16 होता है, ये ऊपर लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। पर बात ये होती है कि ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होता क्या है भाई? किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होता है वो क्या है, इसकी अगर हम चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना बेटा। अगर हम सबसे पहले बात करें एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास की, तो जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास न्यूट्रॉन जितने भी होंगे, जितने भी न्यूट्रॉन होते हैं प्लस में जितने भी प्रोटॉन होते हैं उन सभी को ऐड करने पर हमारा आता है एटॉमिक मास। अब बात यह है भाई कि आपने एटॉमिक मास समझाने के चक्कर में आपने चर्चा कर दिया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, ये क्या है? अब ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं, ये जो हमारा न्यूट्रॉन होता है बेटा, इसको तो फाइंड आउट करने के लिए आपको एटॉमिक मास से चलना होगा। न्यूट्रॉन के लिए मैं अगर बात करूं बेटा, आपको एटॉमिक मास में से, एटॉमिक मास जितना भी दिया जाएगा उसमें से माइनस करना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा एटॉमिक नंबर को माइनस करना पड़ेगा बेटा, एटॉमिक नंबर को माइनस करना पड़ेगा। ये हमारा हो जाता है बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, पता चल जाता है। ठीक। आगे अगर हम बात करें कि प्रोटॉन कैसे पता करें, ध्यान दीजिएगा। प्रोटॉन के लिए अगर हम चर्चा करें तो ध्यान देना बेटा, प्रोटॉन कैसे, आप किसी भी एटम के जितने भी एटॉमिक नंबर को देखते हो, जितना भी उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, वो एटॉमिक नंबर इक्वल होता है प्रोटॉन के, इक्वल होता है बेटा प्रोटॉन के इक्वल होता है। यानी कि जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसके पास उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है मुन्ना, जिसका जितना एटॉमिक नंबर उतने ही उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ये तो मैंने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की बात किया। एटॉमिक मास क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? आपने एटॉमिक मास अगर पता है तो उसमें से आप माइनस कर दो एटॉमिक नंबर। जैसे ध्यान दीजिएगा, अभी अगर हमें पता करना है न्यूट्रॉन की, तो ध्यान देना यहाँ पे ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितने होंगे, ऑक्सीजन में एटॉमिक मास कितना है 16, एटॉमिक नंबर कितना है 8। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा आएगा 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये हमने ऑक्सीजन के लिए पता किया। जैसे अभी एक और एग्जांपल की बात करें हाइड्रोजन के लिए, ठीक है ना, आप हाइड्रोजन के लिए बात करो, मैं सेकंड पेज लेते नहीं, यहीं पे बता देते, मैंने कलर चेंज किया। अगला एग्जांपल लेते हैं बेटा हम, हमें हाइड्रोजन दिया गया है जो कि पहला एटम होता है पीरियोडिक टेबल का, आपको पता है ना। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है, ये सभी को पता है, ठीक। अब हाइड्रोजन में अगर हमें पता करना है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो कैसे करें, ध्यान दीजिएगा। इसका जितना एटॉमिक नंबर है 1, ये इसका हो जाएगा प्रोटॉन, क्या होगा बेटा प्रोटॉन हो जाएगा। और अगर हम इसमें न्यूट्रॉन की बात करें, इसकी बात करें बेटा, इसमें न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन कितना होगा, ध्यान देना इधर, हाइड्रोजन के केस में न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास कितना है न्यूट्रॉन के लिए, तुमने क्या कहा, न्यूट्रॉन के लिए हमें देखना होगा एटॉमिक मास माइनस में, एटॉमिक मास माइनस में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास इसका 1 है और एटॉमिक नंबर कितना है 1 है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन एक ऐसी स्पीसी होता है, एक ऐसा एटम होता है जिसके पास न्यूट्रॉन क्या होते हैं बेटा
जीरो होते हैं, ये याद रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी फ्लो में बता दिया। और हाइड्रोजन पे H प्लस होता है, H प्लस होता है तो उसको प्रोटॉन क्यों बोलते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले आप लोग इसको लिखिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है भाई। हम जैसे एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं तो हमें जितने भी एग्जांपल उससे रिलेटेड जानना होगा, जो ऐसे कंसेप्चुअल होते हैं, छुपे रहते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है बेटा, आप लोग अगर इसको नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप स्क्रीन। ओके मुन्ना, चलिए। अभी तो मैंने आपको बताया कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करते हैं तो जो लोअर स्क्रिप्ट होता है, किसी भी एटम के नंबर जो लिखे रहते हैं नीचे, वो एटॉमिक नंबर होते हैं, ऊपर जो नंबर लिखा होता है एटॉमिक मास होता है। एग्जाम्पल मैंने लिया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में यहाँ लोअर साइड पे लिखा था 8, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 8। ऊपर लिखा था 16, तो इसका एटॉमिक मास कितना बेटा, 16 हो जाता है। और एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन हो प्लस कर दो, न्यूट्रॉन हो उसको प्लस कर दो, दोनों को ऐड कर दो तो हमारा हो जाएगा एटॉमिक मास। अब बात ये होती है कि अगर हमें एटॉमिक मास पता है पर हमें न्यूट्रॉन नहीं पता है, तो न्यूट्रॉन के लिए हमें एटॉमिक मास में माइनस करना होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास में से अगर एटॉमिक नंबर माइनस कर दे तो हमारा न्यूट्रॉन आ जाता है। जैसे यहाँ पे हमने दिया ऑक्सीजन के लिए एग्जाम्पल, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन तुम्हें पता करना था तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को हमने क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया, तो हमारा कितना आ रहा, 8 आ रहा है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा? आप लोग कमेंट में बोलिएगा कि हाँ सर स्पीड हुआ, या फिर समझ में आ रहा है तब भी हाँ लिख दीजिएगा कि हमें समझ में आ रहा है बेहतरीन तरीके से। ठीक है बेटा, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये तो मैंने न्यूट्रॉन निकाला ऑक्सीजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए जब मैंने न्यूट्रॉन निकालना चाहा तब क्या किया, वही फार्मूला अपना, एटॉमिक मास में से माइनस करना है एटॉमिक नंबर को, तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 माइनस 1 जीरो, यानी कि हाइड्रोजन एक ऐसी स्पीशीज के पास न्यूट्रॉन जीरो। ठीक है नेक्स्ट, आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी एक आप लोगों ने वर्ड सुना होगा हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन पे जब H प्लस होता है, कि हाइड्रोजन H प्लस में होता है, प्लस की कंडीशन इस तरह, तो इसको आप लोग प्रोटोन बोलते, क्या बोलते हो, प्रोटोन। ये इसको प्रोटोन बोलने के पीछे वजह क्या है, इसकी कहानी क्या है, इस चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनिए। इसकी कहानी ये है कि आपने जैसे अभी देखा कि अगर हमें हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन निकालना हो, तो हाइड्रोजन के लिए न्यूट्रॉन के फाइंड आउट करना हो तो हमने क्या किया, एटॉमिक नंबर और सॉरी एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस की, न्यूट्रॉन आ गया जीरो। अब मैं कहूँ H प्लस की कंडीशन दे रखा है, H प्लस की कंडीशन कब बनी होगी, जैसे ध्यान दीजिए, ये हाइड्रोजन का एटम है, इसका सेंटर है, इसके ऑर्बिटल में कहीं पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि एक बात ध्यान सुनिएगा, किसका जिसका जितना एटॉमिक नंबर उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है जब वो न्यूट्रल स्पीसी होता है। तो अभी ये न्यूट्रल स्पीसी था, एक एटॉमिक नंबर था तो एक इलेक्ट्रॉन भी था, और जब इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गया, तब तब भाई इसकी कंडीशन कैसे हो गई, चार्ज प्लस की। ठीक है ना, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें कर दिया तो इस पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, और पहले भी क्या था, इसके पास न्यूट्रॉन भी नहीं था। अब इसने क्या कर दिया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो था उसको भी छोड़ दिया, H प्लस की कंडीशन में आ गया। अब जब इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, न्यूट्रॉन भी नहीं है सिर्फ प्रोटॉन, इसीलिए इसको बोल देते हैं H प्लस को प्रोटॉन। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, ये तो मैंने ये बात किया कि हाइड्रोजन H प्लस जब होता है तो उसको प्रोटॉन क्या क्यों कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा आगे की कहानी। आगे की कहानी में अगर हम बात करें यहीं पे, चलिए नेक्स्ट पेज। आगे की कहानी में अगर हम बात करते हैं बेटा, सबसे पहले चर्चा करना है, हमें चर्चा करना है इसी टॉपिक में, एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी क्या होता है। ठीक है ना, एटॉमिसिटी का मतलब कोई भी आपको मॉलिक्यूल दिया गया है, मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से दिया गया है, एग्जांपल के तौर पे आप लोग को बताने की कोशिश। एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है, पहले सुन लो, कि किसी भी मॉलिक्यूल में किसी आपके स्पेसिफिक एटम का नंबर कितना परसेंट, कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे रखा है और उस मॉलिक्यूल में पूछ ले कि फलाने की एटॉमिक सिटी कितनी है, तो उस एटम का जितना नंबर एटम सॉरी उस मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स
वो पार्टिकुलर एटम्स प्रेजेंट होंगे वही उसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाने की कोशिश करें, एग्जाम्पल से ही समझाते हैं। हमें दिया गया है बेटा AX BY और BZ करके, इस तरह से हमें कोई मालिक्यूल दिया गया है। ये हमारा कोई मालिक्यूल, एक मालिक्यूल दिया गया है। ठीक है बेटा, अब इसमें से हमसे पूछ ले, इसमें से हमसे पूछ ले एटॉमिसिटी बताओ, एटॉमिसिटी ऑफ ए। इसमें से पूछ रहा बेटा आपसे एटॉमिसिटी ऑफ ए की एटॉमिसिटी की जब हम बात करेंगे, उस मॉलिक्यूल में जितना उसका नंबर प्रेजेंट रहेगा उस एटम का, वही उसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे ए की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी बेटा x। अगर इसमें आपसे पूछ ले कि एटॉमिसिटी ऑफ बी बताओ, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, बी का कितना एटम प्रेजेंट है, y प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि आप एटॉमिसिटी ऑफ डी बताओ, कि मैंने गायब कर दिया है ना, हाँ सी बना देता कहोगे सर आपको, यहाँ पे मैंने सी लिखा है, सी के लिए मैंने यहाँ पे जेड लिखा है। ठीक है, एटॉमिसिटी आप हमें सी बताओ, तो सी के लिए क्या हो जाएगा बेटा, सी के लिए कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है ना, जिसका जितना एटम प्रेजेंट होगा उस दिए गए मॉलिक्यूल में, वही उसकी एटॉमिसिटी है। ठीक है मुन्ना, ओके, यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमें कुछ परफेक्ट एग्जाम्पल लेने हैं, तो मैंने आप लोग को बताया किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। परफेक्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ, हमें दिया गया है H2SO4, आप इससे वाकिफ होंगे, ये क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें हमसे पूछ लिया एटॉमिसिटी ऑफ, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी की बात करें, ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है यहाँ पे, कितना प्रेजेंट है बेटा, कितना लिखा गया है ऑक्सीजन के लिए, 4। तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है बेटा, 4 है। ये तो हमने एक मोल लिया था तब के लिए है, एक मॉलिक्यूल हमने लिया था H2SO4 का, तब के लिए है। अब मैं कहूँ, अब मैं एक और थोड़ा सा इसमें पढ़ाता हूँ, लेबल अप करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमसे कह रहा बेटा कि 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 is present in a सैंपल, एक सैंपल में हमारा 2 मॉलिक्यूल H2SO4 प्रेजेंट है। अब उसमें पूछ रहा है फाइंड आउट एटॉमिसिटी ऑफ, फाइंड आउट एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी हमें पता है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, आप जब एक मॉलिक्यूल की बात किए, एक मॉलिक्यूल में विद इन 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 4 है, कितनी है बेटा, 4 है। अब यही कह दे 2 में कितना हो जाएगा, तो एक में 4 है, तो इसके लिए हमें बात करना होगा 2 के लिए। 2 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा बेटा, 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8 एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको एटॉमिसिटी बताया, फटाफट आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी तो मैंने ऑक्सीजन की बात की, इसमें पूछ ले कि हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितना है, तो एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, तो 2 मॉलिक्यूल में 4 हो जाएंगे। ठीक है, ओके मुन्ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एटॉमिसिटी आपको बताया। अब बात ये होती है कि अगर हमें किसी भी एटम में जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका चार्ज क्या होता है। अगर हम इनके चार्ज की बात करें तो बेटा आप चार्ज को मत समझिए अभी, क्यों, क्योंकि हमें उतना ज़्यादा नीड नहीं है इस चैप्टर में। हम चार्ज वगैरह कहाँ पे देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। ठीक, तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर हमें
कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है, हमें कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है, ठीक है बेटा, कलर दूसरा लेते हैं। हमें कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है, ठीक। इस मॉलिक्यूल में आपसे कहे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, या फिर कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तब क्या करोगे? ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल से हम बात करते हैं। हमने ले लिया कोई मॉलिक्यूल, अभी H2SO4 हमने लिया था, छोटा सा लेते हैं। हम HCl की बात कर लेते हैं। HCl मॉलिक्यूल हमने लिया। अब इसमें पूछ ले हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अगर हमसे पूछ ले हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन HCl मॉलिक्यूल, तब के लिए कैसे करेंगे बेटा? और हमसे ये पूछ ले कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, या फिर न्यूट्रॉन्स भी पूछ सकता है, तो ये अब कैसे करेंगे? पहले हम लिख देते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हमने लिखा है, प्रोटॉन की बात करते हैं बेटा। प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, इसके लिए ध्यान दीजिएगा, इन सभी बातों के लिए। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट होंगे। हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया, बताओ जरा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो जितना इसका एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन। और अगर हम बात करें Cl की, Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है। 17 में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? 17। अब जब ये टोटल मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो इनको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? अब इनमें अगर हम प्रोटॉन्स की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, कहीं पे अगर हम प्रोटॉन्स की बात कर ले तो एटॉमिक नंबर किस हाइड्रोजन का कितना है बेटा? 1, तो कितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन। और क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 17। 17 जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा उतने प्रोटॉन होंगे, 17। इन दोनों को ऐड करने पर ये हमारा हो जाएगा कितना बेटा? ये हो जाएगा हमारा 18 प्रोटॉन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, 18 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी है, 18 प्रोटॉन्स भी है। ओके मुन्ना, ठीक। अब अगर हम मास की बात करें, अब हम एटॉमिक मास नहीं पता करेंगे, अगर हमको पता करना है इसमें, तो हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की। किसकी बात करेंगे मुन्ना? मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। मॉलिक्यूलर, ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ध्यान दीजिएगा। अभी तो आप लोगों ने एटॉमिक मास देखा था, ठीक है बेटा। एटॉमिक मास क्या था, क्या था बेटा? हाँ, किसी भी एटम का कितना मास है, उसके ऊपर जो नंबर लिखे रहते हैं वो कितना लिखा है, उसका एटॉमिक मास था। अब मैं कहूँ कि एटम्स को मिला के तो हमने मॉलिक्यूल बना दिया, अब मॉलिक्यूल में उसका मास कितना हो जाएगा, इसी को बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। जैसे आपने एग्जांपल के तौर पे बात करनी है Cl की, आप अगर Cl की बात करते हो बेटा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना था? 1 था। Cl का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? Cl का एटॉमिक मास जो होता है बेटा, कि अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें 35.5 होता है। ये जो एटॉमिक मास होता है Cl का 35.5 होता है। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे ये हो जाएगा हमारा टोटल 36.5। ये हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl है। क्या है बेटा? HCl का मॉलिक्यूलर मास है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है अलग अलग एटम का कितना मास है उनको ऐड कर दो, वो मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। ठीक बेटा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ये तो मैंने मास वगैरह की बात किया, ठीक। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा मोल की। सीधे आ जाते हैं मोल पर। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, ये आपको पता है, वैसे मैंने समझाया भी अच्छे से, उस पर ज़्यादा डेप्थ पे नहीं चलेंगे, इतना तो हमको सबको पता ही होता है। हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं, इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि हम ये समझ लेते हैं कि आपको केमिस्ट्री का सी भी नहीं समझ में आता है। इस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैंने इस सारे टॉपिक को भी बताया जो कि शायद कोई बताता नहीं। ठीक है बेटा, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे बच्चे अभी कुछ जानते नहीं हैं, उनको हमें सिखाना है, अच्छे से समझाना है, तो हमने जीरो से स्टार्ट किया है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा मोल की।
इसकी बात कर लेते हैं, मोल की बात करते हैं। ये मोल क्या होता है, मोल का क्या झोल होता है, चलिए ध्यान दीजिए। मोल की अगर हम बात करें, मोल जो होता है बेटा किसी भी पार्टिकल को, मान लीजिए एग्जाम्पल, पहले मैं इसके डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, हम इसके डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। मोल इज अ नंबर, मोल या सीधे लिख देता हूं पहले यूनिट, मोल इज अ यूनिट विच रिप्रेजेंट बाई नंबर, नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यूनिट किसका होता है, यूनिट किसका होता है, अगर हम यूनिट की बात करें बेटा, ये किसका यूनिट होता है, ध्यान दीजिए। आपने पार्टिकल की बात करना है, की बात करना है बेटा, पार्टिकल की बात करना है, इसको हटाते हैं। आप अगर यूनिट देख पाओ किसका यूनिट है, आप अगर पार्टिकल वर्ड सुने हो, ये पार्टिकल किसके लिए लिखा जाता है, पार्टिकल क्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बेटा। अगर हम पार्टिकल वर्ड की बात करते हैं, तो पार्टिकल क्या क्या है, मैंने फिर से रेडी चूज कर लिया क्या अगले, मैंने बेटा पार्टिकल की अगर हमें बात करना है तो पार्टिकल हमारा एटम होता है, एटम होता है। पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल हमारे आयंस हो सकते हैं, पार्टिकल्स कौन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, ये सब क्या होते हैं बेटा, पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। और और पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, उस एटम के अंदर जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो भी पार्टिकल ही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा, समझ में आ रही होगी। तो इन्हीं सारे पार्टिकल्स को हम लोग जिस यूनिट में मेजर करते हैं उसको हम मोल कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, मोल कहते हैं। ये आता कहाँ से है, बना कैसे है मोल, 12 ग्राम, कितना बेटा, 12 ग्राम C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन एटम, आइसोटोप आइसोटोप ऑफ, यार आइसोटोप ऑफ, आइसोटोप ऑफ कार्बन एटम, कार्बन 12 का 12 ग्राम हमें आइसोटोप लेना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, अगर हमने 12 ग्राम लिया है तो इसमें नंबर टोटल होते हैं, इसका जो नंबर होता है पार्टिकल्स का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम C12 कितने होते हैं बेटा, ये होता है 6.022 इंटू 10 to the power 22 पार्टिकल्स, कितने होते हैं बेटा, 6.022 इंटू 10 to the power 22 पार्टिकल्स होते हैं। अब बात ये होती है कि अगर इतने पार्टिकल हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर इतने पार्टिकल हैं, ये किसने गिना होगा, किसने किया होगा, या किसने देखा होगा, ये जो आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर को एवोगेड्रो साहब ने दिया था, एवोगेड्रो, और इसीलिए इसको बोल देते हैं एवोगेड्रो नंबर, क्या बोलते हैं बेटा, एवोगेड्रो नंबर बोल देते हैं। और जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है शॉर्टकट में एन ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा, एन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कहानी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कहानी ये होती है बेटा कि अगर आप किसी भी पार्टिकल्स को, चाहे एटम्स हो, कोई आयन हो, कोई मॉलिक्यूल हो, कोई सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी पार्टिकल हो, उसको अगर हमें मेजरमेंट करना है तो हम उसकी यूनिट जो लेते हैं वो मोल होता है, क्या होता है बेटा, मोल होता है। और ये मोल कहाँ से आया, मोल जो होता है एक तरह का नंबर होता है। अब बात ये थी कि भाई ये नंबर किसने बनाया होगा, तो एवोगेड्रो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, C12 का 12 ग्राम, यानी कि कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं C12, C13, C14, होता है कि नहीं आइसोटोप्स, है ना। तो उन्होंने C12 लिया, उसका 12 ग्राम यानी कि 12 ग्राम उन्होंने लिया,
उस 12 ग्राम में जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, जितने भी एटम C12 के प्रेजेंट थे, उसको उन्होंने बोल दिया कि ये 1 मोल है। कितने मोल है बेटा? 1 मोल। और वो कितने पार्टिकल्स यानी कि कितने एटम प्रेजेंट थे 12 ग्राम में कार्बन एटम? 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स प्रेजेंट थे। इसी को उन्होंने बोल दिया इतना हमें मोल लेना होता है। ठीक है बेटा। और इसको एवोगेड्रो ने फाइंड आउट किया था, तो इसीलिए मतलब एवोगेड्रो ने इसका आविष्कार किया था। मतलब एवोगेड्रो ने ही मोल के बारे में अपना टर्म्स दिए थे, मोल के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया था। इसीलिए उसको बोल देते हैं एवोगेड्रो नंबर। क्या बोल देते हैं बेटा? एवोगेड्रो नंबर बोल देते हैं। और रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। ये सोडियम वाला Na नहीं है, कैपिटल N भी है, कैपिटल A भी है। कैपिटल N बड़ा में है, कैपिटल A छोटा में नीचे लिखा गया है। बात समझ में आ रही बेटा? फटाफट अगर आपको नोट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो आपकी मर्जी कर लीजिए। ओके मुन्ना, आगे मूव करते हैं। अब बात यह रह गई कि किस तरह से हम मोल को फाइंड आउट करें। बात ये होती है हाउ टू कैलकुलेट मोल। हाउ टू कैलकुलेट मोल। मोल को कैसे हम लोग कैलकुलेट करें? ध्यान दीजिएगा बेटा, मोल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना। जब हम मोल की बात करते हैं, अगर हमें मोल बताना है तो मोल हमें कुछ इस तरह से बताना होगा बेटा। मोल हमें कुछ इस तरह से बताना होगा, ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा कि जब हम 1 मोल की बात करते हैं तो 1 मोल में पार्टिकल होता है 6.022 इंटू 10⁻22। इतना होता है। इतने क्या होते हैं बेटा? पार्टिकल होते हैं 1 मोल में। तो अब मैं कहूँ कि मुझे मोल अगर बताना है तो जितना हमें पार्टिकल दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा बेटा? जितना भी पार्टिकल दिया जाएगा उसके अपान में आप एवोगेड्रो नंबर रख दो, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻22 को आपको रख देना है, जिससे आपका मोल बन जाएगा। अब बात ये होती है एक और, मान लीजिए हमें कह रहा है कि मुझे मोल दिया गया है। क्या दिया गया बेटा? मोल दिया गया है, उसमें हमें पार्टिकल बताने हैं, कितने पार्टिकल होंगे। इफ मोल इज गिवन, मान लो हमें पहले दे रखा है मोल ही, मोल इज गिवन, तो उस केस में आपसे पूछ ले नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। तो पार्टिकल बताने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर हमने यहाँ पे डिवीजन किया है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पार्टिकल बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया? मोल जितना दिया गया है उसको मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10⁻22 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा 6.022 इंटू 10⁻22 से। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम्पल है हमारा। क्वेश्चन है इफ, लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ? 12.044 टू 10⁻24 पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट। या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इतने ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ सैंपल। एक सैंपल कोई दिया गया है, उसमें इतने एटम्स प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन के। तो आपसे कह रहा है फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो कैसे करें भैया? ध्यान दीजिएगा। आपने मोल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? फार्मूला लगाना होगा। क्या लिखा है? पार्टिकल डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻22, यानी कि पार्टिकल जितना दिया गया उसके अपान में आपको रखना है एवोगेड्रो नंबर, तब आपका मोल आ जाएगा। ध्यान दीजिए, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं। हमें दे कितना रखा है पार्टिकल बेटा? 12.022 इन सॉरी 044 दे रखा है। 12.044 इंटू 10⁻24 अपान में एवोगेड्रो नंबर कितना है? 6.022 इंटू 10⁻22। आप इसको अगर सॉल्व करो तो कितना बन जाएगा बेटा? ये हमारा बन रहा
6.022 इंटू 10 टू द पावर 2 इतने हमारे मोल्स बन रहे हैं। इतना हमारा मोल बन रहा ऑक्सीजन एटम। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है ना, इतना ऑक्सीजन एटम का मोल बन रहा है, जो आपको टोटल एटम्स दिए गए थे इतने में से हमारा इतना मोल बन रहा है। बात समझ में आई मुन्ना? ठीक है ना, ये मैंने आप लोग को बताया किस तरह से आप मोल फाइंड आउट करते हो। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि मोल से रिलेटेड जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं उन सबको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, कैसे समझें, सारी चर्चाएं हमारी नेक्स्ट क्लास में चलेंगी। मैं आपको बता दूं बेटा, आपको मैंने ऐसा समझ के पढ़ाना स्टार्ट किया जैसा कि मैं कहूँ कि केमिस्ट्री का आपको सी नहीं आता। ठीक है ना, यानी कि आप एकदम जीरो लेवल पे हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, मैं ऐसा समझ के आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से आप लोग को ट्रिकी, समझने वाले और सीखने वाले लेक्चर्स आप लोग को मिलते रहेंगे। आप अपने यूट्यूब चैनल डिजायर पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी बात ध्यान से सुने कि आपके डिजायर पॉइंट ने ऐप लॉन्च किया है, डिजायर पॉइंट ऐप, जिसपे आप लोग का ये सारा बैच लॉन्च किया जाएगा, आपके सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा विद इन टाइम। और ये सिर्फ इसका प्राइस होने वाला है 999 रुपीज़ में। ठीक है बेटा, इतने में आपको कंप्लीट कोर्स डिजायर पॉइंट ऐप पे दिया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वहाँ पे जुड़े हमसे, जिस तरह से आप हमारे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, आप सभी का प्यार वहाँ भी होना चाहिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।